हेलो। अपने कोल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले विद्यार्थियों, अपने पेरेंट्स के दिलों की धड़कन और हमारे दिलों में राज करने वाले भविष्य के राजकुमारों, मैं आपका ज्ञान का हमसफर आप सभी को दिल की अतल गहराइयों से पूरे जीवन भर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पूरा विश्वास करता हूं कि आप जिस जहां में रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अपने से बड़े छोटों का सम्मान करें। आज कक्षा 10 की पुस्तक कृतिका लेसन 2 पार्ट नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, की चर्चा करेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक बचाने में किस तरह हिंदुस्तान की पूरी नाक लग गई। आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे आपके जज्बे और जुनून की, अर्थात आग में तपकर लोहा फौलाद बनता है। आग में तपकर लोहा फौलाद बनता है। बहुत परिश्रम के बाद एक अच्छा औलाद बनता है। तो आइए आप जैसी खूबसूरत औलाद को फौलाद बनाने के लिए लेकर चलते हैं जॉर्ज पंचम की नाक की दुनिया में, और हम बताने का प्रयास करेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में कमलेश्वर जी की क्या राय है। इसके पहले हमने आपसे चर्चा किया था, यहाँ तक पढ़ाया था कि हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, वह कलाकार सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकले। मतलब सेठ नाक का आकार नहीं मिल पा रहा था। सुनकर सब हताश हो गए। मतलब सबके रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो परेशानी वाली बात है। सुनकर सब हताश हो गए और झुझलाने लगे। मतलब चिड़चिड़ापन दिमाग में आ गया। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा। ढाढ़स का मतलब सांत्वना दिया कि भाई आप लोग शांत रहें, इसका जरूर कोई उपाय होगा। इस पूरे विश्व में हर समस्या का समाधान है। कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। मतलब मूर्तिकार बता रहा है कि बिहार में सन 42 में शहीद होने वाले जो बच्चे थे उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। शायद बच्चों की नाक ही फीट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। मतलब यहाँ लेखक यह भी बताना चाहता है कि जिसकी नाक को बचाने में पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान पर भ्रमण करने के बाद सारी की सारी नाकें उस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकल रही हैं। अर्थात यहाँ लेखक ये बताना चाहता है कि जिसकी आवा भगत में पूरा हिंदुस्तान परेशान है, जिसकी इज्जत बचाने में उससे बड़ी इज्जत तो हिंदुस्तान की नाक की इज्जत है, तो फिर दूसरे की इज्जत बचाने में हम इतना क्यों परेशान हैं। हम तो खुद पहले से इतने बड़े हैं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट अर्थात मूर्ति को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था। रोगन का मतलब रोग कीटाणु नाशक, सैनिटाइजर भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा लेप लगाया गया कि उसमें कीटाणु न हो, सैनिटाइज किया गया। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी, ठीक है। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, अर्थात बड़े हुक्म देने वालों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। हैरत अंगेज का मतलब आश्चर्य में डाल देने वाला।
कौंधा, कौंधा का मतलब आया, मचला। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे पर फिर बंद हुए और मूर्तिकारों ने अपनी नई योजना पेश की। ठीक है, फिर राय मशवरा शुरू हुआ। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मतलब उस समय 40 करोड़, जिस समय जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की बात चल रही थी दिल्ली में रानी के स्वागत में, उस समय हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। उसने राय दिया कि 40 करोड़ जनसंख्या में से जिसकी नाक फीट बैठ जाए उसकी नाक काट दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। सब लोग स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, शांत हो गए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, मतलब थोड़ा संकोच में आया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। मतलब आप मत घबराइए, नाक देने के लिए तैयार हो जाइए। मैं नाक चुन लूंगा कि किसकी नाप की नाक है और उसकी नाक काट दी जाएगी। आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए, परमिशन चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। मतलब लेखक यहाँ बताना चाहता है कि इजाजत दे दी गई अपनी ही नाक काटने के लिए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक लग रही है, लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई, अर्थात जितने भी खरपतवार थे ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। वह जानता था कि किसी नाक यदि काटी जाएगी तो हिंदुस्तान का कोई यह सदस्य होगा जिसकी नाक काट दी जाएगी। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत चेतावनी के साथ कि ये खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, अर्थात ध्यान देने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। मान पत्र का मतलब कोई गिफ्ट देने की बात। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए, मतलब इज्जत के लिए, लगाने के लिए। तो यह जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, इसकी जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर लेसन 1 और लेसन 2 का प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF बनाकर भेज दूंगा और उसी प्रश्न उत्तर को आपको लिखना है, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से लिखेंगे अलग अलग आंसर हो सकता है। इस तरह मैं जो भेजूंगा उसी को आप लिखेंगे और उसके अनुसार, कहानी के अनुसार दिमाग में फिट कर लेंगे और फिर आप अपने तरीके से उसे लिख सकते हैं। तो ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है
आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।